हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को शुरू किया जा रहा है, जो कि जून 2024 की आपकी शुरू की जा रही है, जिसमें जिस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा जैसा पहले कंप्लीट किया जाता था कि आपका एक टॉपिक और एक लेक्चर रहेगा। मतलब कि टोटल इसमें 10 टॉपिक होते हैं, तो 10 टॉपिक के संदर्भ में देखा जाए तो आपका जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन है तो उसका एक टॉपिक होगा, फिर बाद में आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसका एक टॉपिक, फिर अर्थव्यवस्था है उसका। तो मतलब एक टॉपिक एक लेक्चर। लेकिन जो लास्ट में आपका जो संस्कृति से रिलेटेड टॉपिक होता है तो उसमें आपके छोटे छोटे 3-4 जो टॉपिक हैं उनको ऐड ऑन कर दिया जाता है, तो आपका एक लेक्चर बना दिया जाता है। जैसे कि संस्कृति किस आपका इसमें आ जाएगा, इसके साथ आपका नीति शास्त्र आ जाएगा, सुर्खियों में रही योजनाएं आ जाएंगी, सुर्खियों में रहे स्थल और सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपके 8 लेक्चर में 8 टॉपिक में आपकी एक मैगजीन कवर हो जाएगी। इस तरीके से पढ़ाने का मतलब ये होता है कि आपने अगर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पढ़ा, यानी कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी से रिलेटेड आप अगर एक लेक्चर देख लेते हैं तो आपको एक मंथ का आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपने आईआर पढ़ा तो आईआर का भी इस तरीके से आप करंट अफेयर कवर कर सकते हैं कि एक लेक्चर में एक टॉपिक आपका कवर हो गया। तो इस टारगेट के बेसिस पे आपका ये कंप्लीट कराया जाता है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इसकी आपको पीडीएफ अवेलेबल होगी। और आज का जो हमारा लेक्चर आता है, जो हमारा टॉपिक होता है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के संदर्भ में है, जिसके अंतर्गत हमारा जैसे पहला टॉपिक आएगा गठबंधन सरकार, फिर आते हैं नए राज्यों के मांग के बारे में, आंतरिक आपातकाल के बारे में, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में, मिशन कर्मयोगी के बारे में, ऑनलाइन गलत सूचना में, संक्षिप्त सुर्खियों में आएंगे जैसे नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होना, दूरसंचार अधिनियम 2023 में, डाकघर अधिनियम 2023 का लागू होना, 18वीं लोकसभा में 74 महिला सांसद होना, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का होना। तो इस तरीके से ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से रिलेटेड ये आपके टॉपिक होते हैं, जिनको एक एक करके कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से अब चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक आता है गठबंधन सरकार के बारे में। गठबंधन सरकार के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें पहले नंबर पर हमारा आता है कि आखिर गठबंधन सरकार होती क्या है, क्योंकि जब किसी टॉपिक को पढ़ा जाता है तो उसके अंतर्गत आपको ये क्वेश्चन जरूर उठता होगा कि आखिर ये होता क्या है, जो ये चर्चा का मुद्दा। जैसे अभी अब आपका इलेक्शन हुआ तो उस टाइम पे ये काफ़ी चर्चा में रहा। तो आखिर ये सरकार होती कैसे है, ये बनाई किस तरीके से जाती है, तो इसके संदर्भ में आपके क्वेश्चन जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके क्वेश्चन आपके दिमाग में आते होंगे। अगर नहीं आते हैं तो आपको आना चाहिए इस तरीके के, क्योंकि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें क्यों, कहाँ, कैसे, ये अगर आप टॉपिक इस बेसिस से माइंड सेट करके पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो इसमें जैसे गठबंधन सरकार के संदर्भ में कोएलाइशन जो गवर्नमेंट है उसके संदर्भ में बात की जाए तो ये जैसे कि भारत के संदर्भ में ये अलग अलग प्रक्रिया है कि इसके कुछ कारक भी हैं कि कुछ कारकों के संदर्भ में है, और किस तरीके के भी हैं कि गठबंधन सरकार का निर्माण किस तरीके से होता है, इसमें कोई मतलब कि किस तरीके से गठन होता है। तो देखते हैं कि गठबंधन सरकार जो है कि हाल ही में 2024 में लोकसभा के आम चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें चुनाव के बाद गठबंधन सरकार बनी, और ऐसा संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण हुआ। गठबंधन सरकारें जो होती हैं वह एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, जो इस व्यवस्था में जब किसी दल को विधायिका में स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में होता है, तब कई दल सरकार बनाने के लिए आपस में सहयोग करते हैं। और भारत में गठबंधन सरकार के लिए योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में शामिल हैं जैसे कि बहुदलीय प्रणाली, क्षेत्रीय विविधता, राज्य स्तरीय पार्टियों का उदय, सत्तारूढ़ दल विरोधी कारक आदि इसके प्रमुख कारक होते हैं। भारत में गठबंधन सरकार बनाने के कुछ तरीके भी हैं, जैसे कि कुछ एक तरीके आते हैं चुनाव पूर्व गठबंधन हो जाता है, दूसरा तरीका आता है चुनाव पश्चात गठबंधन का। चुनाव पूर्व जो गठबंधन होता है उसके संदर्भ में बात की जाए तो इसमें कई दल चुनाव से पहले गठबंधन बनाते हैं, जैसे कि मतदाताओं के सामने संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करना। और चुनाव के पश्चात जो गठबंधन होता है वो होता है कि चुनाव पश्चात जो गठबंधन चुनाव पूर्व जो गठबंधन बहुमत हासिल नहीं कर पाता है तो उसे राजनीतिक दल चुनावी परिणामों के बाद सरकार बनाने के गठबंधन से दूसरी पार्टियों के साथ वार्ता करते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आपके 2 तरीके से गठबंधन सरकार बनती है। अब आता है कि भारत में गठबंधन सरकार का जो निर्माण हुआ है वो कब कब हुआ है, इसके संदर्भ में बात करते हैं। जैसे कि आपका 1977 में बात की जाए तो यह संघीय स्तर पर पहली गठबंधन सरकार, जो कि जनता पार्टी की सरकार जो 1977 में बनी थी, तो उस टाइम पे गठबंधन सरकार बनी। फिर 1989 में आपका भारत में गठबंधन राजनीतिक युग में शुरुआत हुई, जिसमें लगभग 25 वर्ष हुए। फिर 1999 से 2004 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि 5 वर्ष तक सफलतापूर्ण सत्तारूढ़ रहने वाली पहली गठबंधन सरकार बनी, और 2024 में केंद्र में फिर से गठबंधन सरकार का राजनीति का उदय हुआ। तो इस तरीके से गठबंधन सरकार का निर्माण हुआ।
अब आता है कि गठबंधन सरकार का आखिर इम्पोर्टेंस क्या होता है, कि इम्पोर्टेंस किस क्षेत्र में होता है और आखिर क्यों इसको बनाया जाता है, तो इसके संदर्भ में जानते हैं। तो सबसे पहले तो इसके इम्पोर्टेंस को जानते हैं, फिर इसकी चुनौतियों को जानेंगे। इम्पोर्टेंस के संदर्भ में बात की जाए तो यह व्यापक प्रतिनिधित्व के तौर पर होती है, जिसमें आमतौर पर अलग अलग हितों और व्यापक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और सरकार के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होने से संभावित रूप से अधिक समावेशी नीतियां और कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। नियंत्रण एवं संतुलन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गठबंधन सरकार में शामिल भागीदार एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं और इसे संभावित रूप से सत्तावादी व जल्दबाजी में नीतिगत निर्णय लेने का जोखिम कम होता है। आम सहमति बनाने के संदर्भ में कि गठबंधन सरकार के लिए वार्ता और समझौते की आवश्यकता होती है, जिससे संभवतः अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत नीतियां बनाई जा सकती हैं। लोकसभा की भूमिका के संदर्भ में अब तक बनी गठबंधन सरकारों के परिणाम स्वरूप लोकसभा में अधिक जीवंत और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस देखने को मिली हुई है और इस तरह से बहस से सरकार की जवाबदेही में बढ़ोतरी होती है। सहकारी संघवाद के संदर्भ में देखा जाए तो गठबंधन सरकारों में अक्सर क्षेत्रीय दलों को शामिल किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्यों में सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि होती है और इसके साथ ही शासन व्यवस्था का विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। अब आता है इसके संदर्भ में चुनौतियों के बारे में बात की जाए तो इसमें आती है राजनीतिक अस्थिरता का होना। पहला कि गठबंधन सहयोगियों में अलग अलग हितों के कारण बार बार असहमति और सरकार में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि 1998 में केवल 13 माह की पहली एनडीए सरकार गिर गई थी। फिर नीतिगत अस्थिरता का होना, जैसे कि गठबंधन सहयोगियों के बीच आम सहमति की आवश्यकता के कारण निर्णय लेने की गति धीमी होती है। उदाहरण के लिए 2008 में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु समझौते पर यूपीए फर्स्ट सरकार में वामपंथी दलों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, इनके संदर्भ में आता है। अदूरदर्शी निर्णय प्रक्रिया होती है, जिसमें गठबंधन सरकार जो कि प्रशासनिक व गवर्नेंस व्यवस्था में बार बार बदलाव के परिणाम स्वरूप दीर्घकालिक रणनीतियों के कारण में बाधा उत्पन्न हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए 2004 से 2014 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय में बार बार बदलाव के कारण शिक्षा क्षेत्र के लिए बेहतर नीतियां नहीं बन पाई थी। विचारधाराओं से समझौते के संदर्भ में बात की जाए तो गठबंधन बनाए रखने की राजनीतिक दलों को अपनी मूल विचारधाराओं से समझौता करना पड़ सकता है। क्षेत्रवाद के संदर्भ में देखा जाए तो गठबंधन में क्षेत्रीय दल अक्सर राज्य विशिष्ट लाभों, क्षेत्रीय सहयोगों को संतुष्ट करने के लिए, संसाधनों के आवंटन आदि पर बल देने के लिए अपनी स्थिति का फायदा उठाते हैं। और विदेश नीति के संदर्भ में देखा जाए तो गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दलों के व्यक्तिगत हित विशेषकर क्षेत्रीय मुद्दों के संबंध में विदेश नीति संबंधी निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि 2011 में तीस्ता जल समझौते पर रुका हुआ निर्णय इसके अंतर्गत आता है। अब आता है आगे की राय में कि इसमें राजनीतिक अस्थिरता होना, कि अविश्वास प्रस्ताव पर रचनात्मक मतदान की प्रणाली अपनाने के लिए विधानमंडलों की प्रक्रिया में नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पर रचनात्मक मतदान का अर्थ होता है कि अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ वैकल्पिक नेता के प्रस्ताव पर भी मतदान होना चाहिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार इसमें गठबंधन में शामिल एक या एक से अधिक दल गठबंधन से बाहर के या एक से अधिक दलों के साथ मिलकर फिर से गठबंधन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के चयन के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें जो आपका विधानमंडलों की प्रक्रिया में नियमों में संशोधन किया जाने के संदर्भ में आता है कि इसके अनुसार संसद की प्रक्रिया के नियमों में लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ लोकसभा के नेता के चुनाव के लिए एक तंत्र होता है। गठबंधन के कामकाज में पारदर्शिता आती है, जिसमें न्यूनतम साझा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति पर अनिवार्य रूप से नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिंग होनी चाहिए। दीर्घकालिक नीतिगत रणनीतियां होती हैं जो कि राष्ट्रीय नीति निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय परिषद जैसे संवैधानिक निकायों, नीति आयोग जैसे गैर पक्षपातपूर्ण निकायों का उपयोग करना चाहिए। और ऐसा इस कारण होता है क्योंकि ये संस्थाएं गठबंधन राजनीति से बाहर होती हैं, तो इनके संदर्भ में आता है। अब आता है नए राज्यों की मांग के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें हाल ही में 2 जून को तेलंगाना राज्य के गठन के 10 साल पूरे हो गए। तो इसमें आपके नए राज्यों के गठन की नए राज्यों की मांग किस तरीके से होती है, तो इसके संदर्भ में जानते हैं, क्योंकि ये आपका 2 जून को नए राज्य का गठन किया गया था। फिर उसके बाद भी कई राज्यों को मर्ज किया गया। तो अब जानते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण रहे कि ये गठबंधन मतलब कि इस राज्यों का निर्माण हुआ। इसके साथ ही जो गठन की प्रक्रिया रही उसमें संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है कि गठबंधन की सरकार का निर्माण होता है। कि जैसे कि देखा जाए तो जैसे एक मतलब कि एक नॉलेज के तौर पर देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य क्या था? आंध्र प्रदेश था। और स्वतंत्रता के सेनानी पोट्टी श्री रामुलु के लंबे संघर्ष और आमरण अनशन से उनके निधन के बाद 1953 में आंध्र प्रदेश को राज्य का बनाया गया था। तो इनके संदर्भ में आता है। जब आपका जब
स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो उस टाइम पे जब भारत में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे वो प्रेजेंट मतलब कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अभी वर्तमान में देखा जाए तो आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उस टाइम पे मतलब कि नए राज्यों की जिस तरीके से डिमांड हुई भाषा के आधार पर, कुछ जाति विविधता के आधार पर, तो इस तरीके से कुछ राज्यों का गठन हुआ। कुछ मतलब कि जिस तरीके से जैसे कहाँ जिस क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, विकास की संभावनाएं नहीं हो रही हैं, तो अगर एक क्षेत्र अलग नए राज्य का निर्माण कर दिया जाएगा तो इसमें आपका विकास की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। तो इस तरीके से कई सारी मांगों को देखते हुए नए राज्यों के गठन की मांग की जाती है। तो इस तरीके से आपके पहले जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब उस टाइम पे आपके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, और वर्तमान में देखा जाए तो आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों की डिमांड के अकॉर्डिंग नए राज्यों का गठन हुआ। अब ये आपका 2 जून के संदर्भ में बात की जाए, जो आपका तेलंगाना जो राज्य बना हुआ था, तो इसे जब आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत इसमें आंध्र प्रदेश राज्य की पुनर्गठन कर तेलंगाना नामक एक अलग राज्य बनाया गया था और हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बनाया गया। विकास के कथित में क्षेत्रीय समता को देखते हुए तेलंगाना राज्य के गठन का कदम उठाया गया था और हाल ही में भील जनजाति ने अपने समुदाय के लिए एक अलग जनजातीय राज्य भील प्रदेश की मांग की और इस प्रस्तावित भील प्रदेश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की भील आबादी वाले हिस्सों को शामिल करने की मांग इसके अंतर्गत की जा रही है। अब इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है, तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसे संविधान के अनुच्छेद 3, जो कि संविधान के इस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में बदलाव से संबंधित प्रावधान किए गए। इस अनुच्छेद के तहत आता है कि जो शक्ति है वो संसद के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आता है कि संसद कानून बनाए द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर या किसी राज्य के किसी हिस्से को किसी क्षेत्र के साथ मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। राष्ट्रपति की सिफारिशों के संदर्भ में देखा जाए तो यह नए राज्यों के गठन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी पर संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। राज्य विधानमंडलों के साथ परामर्श के संदर्भ में बात की जाए तो किसी विधेयक को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति विधेयक को उस राज्य विधानमंडल को निर्धारित समय के भीतर अपना विचार व्यक्त करने के लिए भेजेगा जिसके क्षेत्र, सीमा, नाम और प्रभावित हो रहे हों। संसद के साधारण विधेयक पारित करके एक नए राज्य का गठन कर सकती है, जिसमें साधारण विधेयक संसद में साधारण बहुमत से यानी कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत से पारित किया जाता है। तो इसके संदर्भ में ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के गठन के संदर्भ में ये राज्यों, राष्ट्रपति की सिफारिशों, राज्य विधानमंडलों और साधारण विधेयक के संदर्भ में ये प्रमुख अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपके नए राज्यों का निर्माण होता है और नए राज्यों के संदर्भ में कहाँ पर बहुमत मिलता है, कौन सा समय निर्धारित होता है, तो इन सब के संदर्भ में इसको बताया गया। अब आता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में नई राज्यों की मांग को प्रेरित करने वाले कारकों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपके जब उस टाइम पे 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, प्रेजेंट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनके संदर्भ में देख लेते कि आखिर कौन कौन सी वजह रही जिसके कारण विभिन्न राज्यों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं भाषाई विविधता के आधार पर। भाषाई विविधता के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें भाषा नए राज्यों के गठन की मांग को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक रही है। जैसे उदाहरण के लिए 1960 में भाषाई विविधता के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के गठन किया गया था। विकास संबंधी असमता के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें कुछ क्षेत्रों में विकास संबंधी असमता विद्यमान है, तो अलग राज्य के लिए गठन की मांग को बढ़ावा देती है। जैसे उदाहरण के लिए महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है और यही कारण है कि यहाँ के लोग अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। फिर आता है सांस्कृतिक पहचान के संदर्भ में कि विविध निर्जातीय समूह अपनी निर्जातीय सामाजिक सांस्कृतिक पहचान जैसे भाषा, नस्ल, रीति रिवाज आदि का संरक्षण करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि असम से अलग बोडोलैंड राज्य की मांग का मुख्य कारण इस क्षेत्र की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति है जो राज्य के बाकी हिस्सों से अलग है। प्रशासनिक दक्षता के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि छोटे राज्यों में शासन व्यवस्था तथा प्रशासनिक तंत्र कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे उत्तर प्रदेश से अलग हरित प्रदेश की मांग इसी आधार पर की जा रही। तो मतलब कि कुछ प्रदेश जो है, मतलब कि कुछ राज्य जो हैं उनका गठन हो गया है विभिन्न आधारों पर, लेकिन कुछ राज्य जो हैं वो अभी प्रेजेंट में इनकी मांग चल रही है। जैसे ही उनकी जो विविधता उसमें दिखाई देगी वो आगे भी ये प्रक्रिया सतत तरीके से चलती है। अब आता है कि इसमें राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित न्यायिक निर्णयों के बारे में बात की जाए तो पहले नंबर पर आता है बेरूवारी संघवाद 1960 के बारे में। यह इस मामले में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 3 में संसद के राज्यों में
में क्षेत्रफल परिवर्तन करने का अधिकार देता है, जिसमें अर्थ यह नहीं है कि संसद भारतीय क्षेत्रों को किसी विदेशी देश को सौंप सकती है। किसी भारतीय क्षेत्र को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करते ही किसी दूसरे देश को सौंपा जा सकता है, और इसके परिणाम स्वरूप कुछ भारतीय क्षेत्रों को पाकिस्तान सौंपने हेतु 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 इसके अंतर्गत पारित किया गया था। अब आता है राज्य पुनर्गठन आयोग एवं समितियों के बारे में, तो जिसमें कौन कौन सी समितियां बनी राज्य पुनर्गठन के संदर्भ में। तो पहली समिति आती है आपकी एस.के. धर आयोग। एस.के. धर आयोग को 1948 में बनाया गया था, जिसमें भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुधार के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। जे.बी.पी. समिति 1948, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया इस समिति के सदस्य थे, और इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम जे.बी.पी. रखा गया, और इस समिति में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। फजल अली आयोग जो कि 1953 में हुआ, जिसमें 4 कारकों की पहचान की गई है, जिसमें पहली तो आती है देश की एकता और सुरक्षा को बनाए रखना और मजबूत करना। दूसरा आता है भाषाई तथा सांस्कृतिक एकरूपता को महत्व देना। तीसरा आता है वित्तीय स्थिरता, आर्थिक और प्रशासनिक विचार को ध्यान में रखने पर बल देना। और राज्यों के पुनर्गठन का उद्देश्य समग्र रूप से लोगों तथा राष्ट्र के कल्याण की योजना बनाना और उसे बढ़ावा देना होना चाहिए, तो इसके संदर्भ में आता है। अब आते हैं कि फजल अली आयोग ने 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश की थी, जिसमें संसद ने आयोग की सिफारिशों को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से लागू किया हुआ था। अब आता है कि नए राज्यों के गठन के पक्ष में तर्क और नए राज्यों के विरोध में तर्क के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब नए राज्यों का गठन होगा तो कोई असंतुष्ट होगा, कोई असंतुष्ट होगा। तो जब संतुष्ट असंतुष्ट होगा तो वो अपने हिसाब से तर्क भी देंगे कि किस कारण से ये आपका सही है और किस कारण से ये चीज़ गलत है। तो इसमें सबसे पहले तो इसके पक्ष में किस तरीके से तर्क दिए जाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि प्रभावी प्रशासनिक दक्षता का होना, कि इससे संसाधनों की उचित उपयोग होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए तेलंगाना अपने जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप तेलंगाना में धान का उत्पादन 2015 में 4.57 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2023 में 20 मीट्रिक टन से अधिक हो गया था। नवाचार के संदर्भ में देखा जाए तो छोटे राज्यों में शासन और सेवा वितरण में नवाचारों का आसानी से उपयोग किया जाता है। इसमें नवाचारों के सफल होने पर अन्य राज्यों द्वारा भी इन्हें अपनाने की पूरी संभावना होती है। जैसे उदाहरण के लिए सिक्किम में जैविक खेती की सफलता के बाद केरल सरकार ने राज्यों को जैविक खेती केंद्र में बदलने के लिए जैविक कृषि मिशन की शुरुआत की। व्यापार के संदर्भ में देखा जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा जैसे छोटे राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की तुलना में अधिक व्यापार करते हैं। बेहतर विकास के संदर्भ में देखा जाए तो इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताएं कम होती हैं। नीति आयोग के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड में 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी निर्धनता से ग्रसित लोगों की संख्या में 17.67% से घटकर 9.67% तक रही है। तो ये आपके इसके पक्ष में जो तर्क के तौर पर पक्ष में तर्क दिए गए हैं उनके बारे में। अब आते हैं कि नए राज्यों के विरोध में तर्क क्या दिए गए हैं। जैसे कि आपका पहला आता है आर्थिक तनाव का होना, कि नए राज्यों के गठन से प्रशासनिक तंत्र अवस्थापना संस्थानों की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधनों का आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए तेलंगाना नई राजधानी में बुनियादी ढांचे और विभिन्न सरकारी भवनों के निर्माण के लिए 40,000 करोड़ की आवश्यकता होगी। संसाधनों के आवंटन के संदर्भ में देखा जाए तो नए राज्य और मूल राज्य के बीच पानी, बिजली, खनिज संपदा जैसे संसाधनों का बंटवारा अंतर्राज्यीय विवादों को जन्म दे सकता है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की विभाजन के परिणाम स्वरूप कृष्णा नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। सीमा विवाद होता है कि नवीन राज्य की सीमाएं खींचने से पड़ोसी राज्यों के साथ क्षेत्रीय विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। ये विवाद लंबे समय तक चल सकते हैं और समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बेलगावी विवाद, पेंडोरा बॉक्स जो कि नए राज्यों के निर्माण में अन्य नए राज्यों की मांग और निर्माण को बढ़ावा दे सकता है, इनके अंतर्गत आता है। अब आगे की राय में देखा जाए तो इसमें विकास विशेषज्ञ समिति, आर्थिक व्यवहार्यता अपने और स्पष्ट दिशा निर्देश का होना इसके अंतर्गत आता है। विकास के संदर्भ में बात की जाए तो मौजूदा राज्यों में उनके सभी क्षेत्रों में समान विकास के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और साथ ही इन आर्थिक असमानताओं शिकायतों का समाधान करना भी जरूरी है, जिनके कारण नए राज्यों के गठन की मांग उठती है। विशेषज्ञ समिति के संदर्भ में बात की जाए तो यह नए राज्यों के गठन की मांग प्रभाव की जांच के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए विशेषज्ञ समिति बनाई जानी चाहिए। आर्थिक व्यवहार्यता के संदर्भ में
में देखा जाए तो किसी भी नए राज्य का निर्माण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उनके पास नए राज्यों के रूप में स्थापित होने के अपने खर्च का कम से कम 60% संसाधन या राजस्व न हो। स्पष्ट दिशा निर्देश के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें नए राज्यों के निर्माण के लिए राजनीतिक विचारों की बजाय आर्थिक और सामाजिक व्यवहार्यता पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्पष्ट तथा वस्तुनिष्ठ मानदंड विकसित किए जाने की आवश्यकता होती है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है आंतरिक आपातकाल के बारे में कि अंतरिम इमरजेंसी, जो कि वर्ष 2024 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 50 वर्ष पूरे हुए हैं और 25 जून 1975 को एक कथित आंतरिक खतरे का हवाला देकर तत्कालीन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की हुई थी। अब जानते हैं कि आखिर आपातकाल होता क्या है, जिसके संदर्भ में अभी एक तो 50 वर्ष पूरे हुए, दूसरा ये कि किस कारण से 25 जून 1975 को ये आंतरिक खतरे के कारण इस आपातकाल को लगाया गया था। कि आपातकाल के संदर्भ में बात की जाए तो आपातकाल एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। जो आपको लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त होते हैं उनको कुछ टाइम के लिए, जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तो उस टाइम पे इसको अलग मतलब निलंबित कर दिया जाता है और केंद्र सरकार राज्य सरकारों की शक्तियों को अपने हाथ में ले लेती है। मतलब कि राज्य सरकारों के पास शक्तियाँ नहीं होती हैं, इसकी जो भी होती है मतलब कि प्रत्येक चीज़ का सेंट्रलाइज तरीके से हो जाता है। मतलब कि जो आपके राज्य 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में जो आपके राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद कार्य करती है, तो उन सभी के जो कार्य और उत्तरदायित्व जो होते हैं वह केंद्र के अधीन आ जाते हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। तो उसमें भारत में आपातकाल के दौरान ज़्यादातर मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है और मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के प्रावधान को जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया जाता है। तो इसमें ये आता है कि अगर भाई मतलब कि अगर इस तरीके की प्रक्रिया हो रही है तो इस प्रक्रिया को आखिर कहाँ से अपनाया गया। ये प्रक्रिया आती है जैसे कि भारत के विदेशी स्रोत, हम पढ़ते हैं जब संविधान की जो शुरुआत करते हैं तो उस टाइम पर आता है कि भारत के विदेशी स्रोत कहाँ है, कहाँ से क्या क्या लिया गया। तो अब आपका आपातकाल की ये जो प्रक्रिया है कहाँ से ली गई, वो जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है। तो साथ ही साथ आपका एक और फैक्ट तैयार हो गया। अब आता है कि भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान को संविधान के भाग 18 के अंतर्गत 352 से 360 के अंतर्गत उल्लेखित किया गया। इसमें प्रावधान में शामिल करने के पीछे औचित्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता व सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना इसके प्रावधान के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के आपके राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में तो बात करते ही हैं, साथ ही साथ एक देख लेते हैं कि आखिर आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो भारत में आपातकाल की स्थिति को देखा जाए तो आखिर 3 तरीके के आपातकाल होते हैं। पहला तो आता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा आता है राष्ट्रपति शासन और तीसरा आता है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में बात की जाए तो यह युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा खतरे में होने के कारण राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण लगे आपातकाल को बाह्य आपातकाल और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगे आपातकाल को आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है और यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया। और अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है और 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी और 1962 में चीन के साथ युद्ध, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। और आपको बता दें कि जो 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था उस टाइम पर आंतरिक अशांति की शब्दावली को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया था। तो उस टाइम पे इसके प्रोनाउंसिएशन में एक चेंजेस किया गया था। राष्ट्रपति शासन के बारे में बात की जाए तो यह राज्य का एक संवैधानिक आपातकाल होता है जिसमें आता है कि यह तब लागू होता है जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और इसका प्रावधान होता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में इसका प्रावधान किया गया। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है और इसकी घोषणा तब की जाती है जब भारत या उसके किसी भी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो ये भारत में 3 तरीके के प्रमुख आपातकाल होते हैं जिसमें इस प्रक्रिया के तहत ये चीज़ें होती हैं। अब आता है कि आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले तो घोषणा के संदर्भ में बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 352 में बनाए अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित अनुरोध पर राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा की जाती है। लेकिन अनुरोध को जो है वह 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इससे रिलेटेड आपका बहुत क्वेश्चन मतलब कि प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका जैसे कि जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा है किसके आदेश पर की जाती है।
तो इस तरीके से भी पूछता है कि जैसे कि किसके आदेश पर की जाती है, और इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा की जाती है तो वो लिखित होता है या कर। तो इसमें आपको अलग से मेंशन करके याद रखना है कि यह लिखित अनुरोध के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा इसकी उद्घोषणा होती है। और लिखित अनुरोध को कब लिया गया? इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के प्रावधान के द्वारा इसे जोड़ा गया। अब आता है अनुमोदन के संदर्भ में कि आपातकाल की उद्घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। इसकी अवधि जो है वह 6 महीनों तक लागू होती है और इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एक संकल्प के माध्यम से अगले 6 महीनों तक और बढ़ाया जा सकता है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से आपातकाल को अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, और इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यदि 6 माह की अवधि के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है तो आपातकाल की स्थिति को आगे जारी रखने की मंजूरी नहीं मिल पाती और इसकी उद्घोषणा की वैधता लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक बनी रहती है, बशर्ते इस बीच राज्यसभा में इसे जारी रखने की मंजूरी दे दी हो। आपातकाल की उद्घोषणा या उसे जारी रखने से संबंधित प्रत्येक संकल्प को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक होता है, और यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो इस तरीके से आपकी आपातकाल की जो उद्घोषणा होती है उसकी ये प्रक्रिया कार्य करती है। अब आता है कि आपातकाल का आखिर निरसन किस तरीके से होता है। तो निरसन के संदर्भ में बात की जाए तो यह राष्ट्रपति किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा के समय माध्यम से आपातकाल संबंधी उद्घोषणा को रद्द कर देता है, और इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, और आपातकाल की उद्घोषणा को जारी रखने की जो अस्वीकृति से संबंधित प्रत्येक संकल्प को लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक होता है। तो इसके अंतर्गत आता है आंतरिक आपातकाल 1975-77 में लगाने के लिए कुछ जिम्मेदार कारक होते हैं, जैसे कि आर्थिक संदर्भ में देखा जाए तो 1973 में वस्तुओं की कीमतों में 23% और 1974 में 30% की वृद्धि हुई थी। इससे लोगों को बहुत अधिक आर्थिक कठिनाई का सामना भी करना पड़ा था। गुजरात एवं बिहार आंदोलन हुए, जिसमें छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बावजूद दोनों राज्यों में राजनीतिक और राष्ट्रीय राजनीति का दूरगामी प्रभाव पड़ा। न्यायपालिका के साथ टकराव हुआ। इस अवधि के दौरान सरकार और सत्तारूढ़ दल में न्यायपालिका के साथ कई मतभेद थे, जैसे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति A.N. रे की नियुक्ति की गई। आंतरिक आपातकाल 1975-76 में लागू करने के प्रभाव एवं आलोचना के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें पहले तो आते हैं राजनीतिक प्रभाव कि नागरिक स्वतंत्रता पर निलंबन, जो कि आपातकाल के दौरान सरकार को सभी या किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या प्रतिबंधित करने की शक्ति मिल गई। सेंसरशिप के संदर्भ में इसमें आता है कि जैसे कि समाचार पत्रों और पूर्व सेंसरशिप लागू की गई और प्रेस परिषद की समाप्ति कर दिया गया और कई पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। सत्ता के केंद्रीकरण में शक्तियों की संघीय वितरण व्यवहारिक रूप से निलंबित कर दिया गया और सभी शक्तियां संघ सरकार के हाथों में केंद्रित हो गई, और इस प्रकार राज्यों की विधायी शक्ति में परिवर्तन हुआ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। असहमति पर कार्यवाही के संदर्भ में बात की जाए तो यह आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 जैसे कानूनों के तहत बिना किसी मुकदमे का गिरफ्तार कर लिया गया। सामाजिक प्रभाव देखा जाए तो जैसे सत्ता का दुरुपयोग होना, संगठनों पर प्रभाव पड़ना, जबरन नसबंदी, इसके अंतर्गत इसके सामाजिक प्रभाव देखे गए। संस्थागत प्रभाव के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें न्यायिक स्वतंत्रता, जैसे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता किया गया, न्यायाधीशों को सरकार का समर्थन न करने के वाला कहा गया और उन्हें स्थानांतरित या दरकिनार किया गया, और सरकार के न्यायिक समीक्षा के दायरे में सीमित करने के उद्देश्य से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को पारित किया गया। विश्वास के क्षरण में आपातकाल के दौरान शक्तियों के मनमाने उपयोग से सरकारी संस्थानों में नागरिकों के विश्वास को खत्म कर दिया गया था। आंतरिक आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से लाए गए संवैधानिक परिवर्तन, जैसे कि लिखित अनुमोदन होना कि आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई लिखित सलाह के आधार पर की जाती है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अनुच्छेद 359 का दायरा सीमित कर दिया गया, जिसका अर्थ अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 21 के आपातकाल के दौरान लागू रहेगा। इसके अंतर्गत यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया और अनुच्छेद 301 के तहत संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। लोकसभा के कार्यकाल के संदर्भ में बात की जाए तो अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 के में संशोधन करके लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर वापस 5 वर्ष कर दिया गया, और अनुच्छेद 275 के 1 को घटाया गया, जिसमें केंद्र सरकार को किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था की किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ के किसी भी सशस्त्र बल या किसी भी अन्य बल को तैनात करने की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न या उससे जुड़े सभी संशय या विवादों की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी, जिसमें फैसला
सुप्रीम कोर्ट ही करता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि इसके अंतर्गत बात की जाए कि मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने जस्टिस जे.सी. आयोग का गठन किया था और इस आयोग का जो कार्य था वह जून 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान सत्ता के दुरुपयोग की गई जातियों तथा कदाचार के आरोपों में कई पहलुओं की जांच कराना इसके अंतर्गत था। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो आपातकाल के दौरान असहमति का दमन, नागरिक स्वतंत्रता में कटौती, लोकतंत्र की रक्षा में नागरिकों की भूमिका को रेखांकित करती है और इसके साथ ही सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने, लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर नियंत्रण और संतुलन को मजबूत करने की आवश्यकता होती है। तो इसको एक निष्कर्ष के तौर पर समझा जा सकता है। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में बात की जाए तो इसमें आता है कि हाल ही में भारत में कई विशेषज्ञों ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चुनाव प्रणाली के स्थान पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के विचार करने का मत प्रकट किया। आप जानते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, कि इसमें क्या ऐसा डिफरेंशिएशन होता है जिसे अभी हाल में जो आपका चुनाव हुआ है उसमें इस चीज़ को चेंज किया गया। तो चलिए एक एक करके इनके प्रमुख बिंदुओं के बारे में देखते हैं। भौगोलिक इकाई के संदर्भ में देखा जाए तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में, जो कि साधारण बहुमत प्रणाली है, इसमें देश को छोटी भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया जाता है जिसका निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहा जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में बात की जाए तो यह बड़े भौगोलिक क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया जाता है और पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है। प्रतिनिधित्व के बारे में बात की जाए तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है और एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में मतदान प्रक्रिया जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में होती है कि मतदाता किसी भी उम्मीदवार को मत दे सकता है, लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व में एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि इसमें मतदाता किसी भी दल को वोट दे सकता है। सीट वितरण के आधार पर कि किसी भी दल को विधायिका में वोटों की तुलना में अधिक सीटें मिल जाती हों, जीतने वाले के उम्मीदवार की जरूरी नहीं कि बहुमत 50+1 होना चाहिए, मतलब 50%+1 इसमें सीट का वितरण होना चाहिए। लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है कि प्रत्येक दल को प्राप्त वोटों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, भारत आते हैं और इसमें आता है इजराइल, नीदरलैंड आदि आते हैं। लाभ आता है कि आम मतदाताओं को समझना आसान होता है और एक स्थिर सरकार के गठन को सुगम बनाती है। किसी इलाके में चुनाव जीतने के लिए अलग अलग सामाजिक समूहों के मतदाताओं के साथ आने के लिए प्रोत्साहित करती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत आता है कि इसमें सभी दलों और उनके वोट शेयर के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है और अल्पसंख्यक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष व्यवहार करती है और कम वोट बर्बाद होते हैं क्योंकि अधिक लोगों की प्राथमिकताओं पर विचार किया जाता है। चिंताओं के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें राजनीतिक दलों और उनके वोट शेयर की तुलना में अधिक या कम प्रतिनिधित्व होता है। इसमें अल्पसंख्यकों, छोटे दलों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करते हैं और आनुपातिक प्रतिनिधित्व में इसमें कई छोटे दलों के साथ खंडित विधायिका को जन्म दे सकती है और संसदीय लोकतंत्र में कम स्थिर गठबंधन सरकारें भी हो सकती हैं, इसके अंतर्गत आता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रकार के बारे में बात की जाए तो इसमें पहला तो आता है एकल संख्यवर्णीय मत प्रणाली, दूसरा आता है सूची प्रणाली या पार्टी लिस्ट सिस्टम, तीसरा आता है मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व। एकल संख्यवर्णीय मत प्रणाली जो आती है जिसमें इस प्रणाली को मतदाता अपने उम्मीदवार के वरीयता क्रम में स्थानीय रैंक देता है। फिर आता है दूसरा कि इस प्रणाली को अग्रलिखित निर्वाचनों के लिए अपनाया जाता है जिसमें राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद होता है। सूची प्रणाली या पार्टी लिस्ट सिस्टम में आता है जैसे कि इस प्रणाली में मतदाता उम्मीदवारों को नहीं बल्कि राजनीतिक दलों को मत देते हैं और इसके बाद दल प्राप्त मतों के हिस्सों में अनुपात में सीटें प्राप्त होती हैं। मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत देखा जाए तो इसके अंतर्गत स्थिरता व आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन बनाकर रखा जाता है और यह प्रणाली आपकी जर्मनी और न्यूजीलैंड में प्रचलित है और प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के जरिए एक प्रत्याशी का निर्वाचन किया जाता है और इसके अलावा विविध दलों को प्राप्त मतों के प्रतिशत के आधार पर अतिरिक्त सीटों को भरा जाता है। तो इसके अंतर्गत आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रकार होते हैं। अब आता है कि भारतीय संविधान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को ना अपनाने के लिए जो जिम्मेदार कारण है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका पहला तो आता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जटिलता के कारण मतदाताओं के लिए इसे समझना कठिन होता है। इस प्रणाली की प्रवृत्ति में राजनीतिक दलों को बढ़ाने की है जिसमें सरकार की अस्थिरता पैदा होती है जो संसदीय सरकार के लिए अनुपयुक्त होती है। अत्यधिक खर्चीली व्यवस्था है, इसमें घनिष्ठ संपर्क समाप्त हो जाते हैं, राजनीतिक दलीय व्यवस्था का महत्व बढ़ जाता है और मतदाता का महत्व इसमें कम हो जाता है। आगे की राह में देखा जाए तो इसमें विधि आयोग की सिफारिशें जो कि 170वीं रिपोर्ट आई हुई थी जिसमें प्रायोगिक आधार पर मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की गई जिसमें लोकसभा में कुल सीटों की संख्या में वृद्धि करके 25% सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से भरी जाती हैं।
2026 के परिसीमन के आधार पर सीटों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसमें पिछले 5 दशकों में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में असमान जनसंख्या वृद्धि में केवल जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों को आवंटित करना जटिल बना दिया और यह संभावित रूप से संघीय सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है और राज्यों में असंतोष पैदा कर सकता है। इसलिए 2026 के परिसीमन के आधार पर सीटों की संख्या में वृद्धि करना फायदेमंद होगा। तो इसके संदर्भ में ये आगे की राह में कुछ सुझाव दिए गए। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मिशन कर्मयोगी के बारे में कि हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना के 3 वर्ष पूरे हुए हैं। इसका गठन राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी के हिस्से के रूप में 2021 में किया गया था। मिशन कर्मयोगी के बारे में बात की जाए तो जिसका उद्देश्य पेशेवर, अच्छी तरीके से प्रशिक्षित, भविष्योन्मुखी सिविल सेवा का निर्माण करना है, जो भारत के विकास संबंधी आकांक्षाओं, राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को पूर्ण करने में सक्षम होता है। इसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, एजेंसियों में सभी सिविल सेवक शामिल होते हैं और इसमें इच्छुक राज्य सरकारें भी अपनी क्षमता निर्माण योजनाओं को इसी तर्ज पर संरेखित कर सकती हैं। मिशन कर्मयोगी के मार्गदर्शक सिद्धांत के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें नियम आधारित से भूमिका आधारित प्रशिक्षण क्षमता निर्माण की ओर बदलाव होता है और इसमें नियम आधारित आपूर्ति संचालित क्षमता निर्माण से घटकर भूमिका आधारित मार्ग संचालित क्षमता निर्माण की ओर बढ़ना है। क्षमता विकास के लिए योग्यता आधारित दृष्टिकोण को अपनाती है, जो कि योग्यता को व्यवहार, कौशल, ज्ञान के संयोजन के रूप में वर्णित किया जा सकता है और यह संयोजन किसी भी व्यक्ति को दिए गए कार्य या गतिविधि का सफलतापूर्वक संपन्न करने में सक्षम बनाता है। 70-20-10 अधिदेश में मिशन कर्मयोगी जीवन भर सीखने के 70-20-10 मॉडल का प्रयोग करता है और इस मॉडल के सिद्धांत के आधारित होता है कि 70% सीखना नौकरी के अनुभवों चिंतन से आता है और 20% सीखना दूसरों के साथ काम में आता है और 10% नियोजित प्रशिक्षण में आता है। लक्ष्य निर्धारण, योजना निर्माण और उपलब्धि को आपस में जोड़ना, निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना होना, लोकतांत्रिक बनाना तथा निरंतर आजीवन सीखने के अवसरों को सक्षम बनाना, सरकार में अलग अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाना होता है। एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, जिसमें लॉन्च पैड के रूप में यह कार्य करता है, जो कि एक व्यापक ऑनलाइन मंच है जिसमें सिविल सेवा अधिकारियों और उनकी क्षमता निर्माण के प्रयासों में मार्गदर्शन प्रदान करता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसमें कि ये संस्थागत फ्रेमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मानव संसाधन परिषद, जो कि एक शीर्ष निकाय है, और मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय इकाई, जो कि निगरानी और निरीक्षण के अंतर्गत कार्य करती है। क्षमता निर्माण आयोग जो है वह प्रशिक्षण मानक, संसाधन साझाकरण और केंद्रीय प्रशिक्षण संसाधनों का निरीक्षण है। स्पेशल पर्पज व्हीकल, जो कि सरकार के 100% स्वामित्व के अधीन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि IGOT कर्मयोगी के अंतर्गत आता है, इसके में होता है। NPSESCB, जो कि मिशन कर्मयोगी के महत्व में देखा जाए तो पेशेवर विकास में सिविल सेवकों की बदलती भूमिकाएं, अधिकारियों के लिए अपनी व्यवहारिक, कार्यात्मक, डोमेन संबंधी दक्षताओं को निर्माण तथा उन्हें मजबूत करने के अवसर प्रस्तुत करती है और पेशेवर विकास में वृद्धि करती है। एक समान प्रशिक्षण दृष्टिकोण का होना, प्रशिक्षण लागत को कम करना, भावी सिविल सेवकों को प्रेरित करना, व्यापार करने में सुगमता होना, नागरिक केंद्रित होना, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि सिविल सेवकों के लिए शुरू की गई अन्य पहलों के बारे में बात की जाए तो इसमें सिविल सेवा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक, जो कि क्षमता निर्माण आयोग के द्वारा विकसित किया गया है, या केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उनकी वर्तमान क्षमता, उनकी गुणवत्ता और प्रशिक्षण देने की क्षमता को बढ़ाने और प्रशिक्षण के लिए मानकों के सामंजस्य बैठाने के लिए एक आधार तैयार करता है। ये मानक जो है वह 20वीं सदी की उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए सिविल सेवकों की मदद के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को सुसज्जित करते हैं। इसका आरंभ 2019 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया और सिविल सेवा प्रशिक्षण के लिए पहला सामान्य फाउंडेशन कोर्स होता है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, जो कि 1996 में अपनाई गई और 2012 में इसकी समीक्षा की गई, जिसका उद्देश्य पेशेवर, निष्पक्ष और कुशल सेवकों को विकसित करना है, जो नागरिकों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होता है। अब आता है NPCSCB, मिशन कर्मयोगी से जुड़ी चिंताएं, जैसे कि विस्तार में विविध स्तरों पर बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण क्षमता निर्माण की पहल को प्रभावी रूप से बढ़ाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अति केंद्रीकरण का होना, प्रतिरोध होना, व्यवहारिक कार्य अनुरूप प्रशिक्षण में कठिनाई होना, जैसे उदाहरण के लिए हिमालयी राज्यों में सिविल सेवकों के सामने आने वाले मुद्दे रेगिस्तानी क्षेत्रों में लोगों से काफ़ी अलग होते हैं। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो मिशन कर्मयोगी जो है वह भारत सरकार की एक साहसिक पहल है, जो प्रशिक्षण प्रक्रिया का लोकतांत्रिकरण करने और मौजूदा प्रणाली में जटिलता, लाल फीताशाही और खंडित रूप से कार्य करने की संस्कृति जैसे समस्याओं का समाधान करने के लिए शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त आपके सिविल सेवकों की आवश्यकताओं के अनुरूप लगातार विकसित होते प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्यों के साथ सहयोग आदि सिविल सेवाओं में सुधार ला सकते हैं। साथ ही सिविल सेवकों की प्रभावी ढंग से कुशलता से सेवाएं प्रदान करने के लिए सशक्त बना सकते हैं। क्षमता निर्माण आयोग के बारे में बात की जाए तो इसका गठन 2021 में भारत के राजपत्र द्वारा प्रकाशित एक अधिसूचना के जरिए किया गया था और यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना जारी है। यह एक स्वतंत्र निकाय के तौर पर गठित किया जाता है, जो कि आयोग पूरी तरह से
कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होता है। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, जिसमें एक सचिव की अध्यक्षता वाले आंतरिक सचिवालय द्वारा इसकी सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें सचिव आयोग का भी सचिव होता है, तो इसके अंतर्गत आते हैं। और इसका उद्देश्य सहयोगात्मक और साझा नजरिया अपनाते हुए विश्वसनीय समान दृष्टिकोण वाले क्षमता निर्माण को आकार देना होता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है ऑनलाइन गलत सूचना के बारे में कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने ऑनलाइन गलत सूचना, दुष्प्रचार और हेट स्पीच को प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक सिद्धांत ग्लोबल प्रिंसिपल फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी या रिकमेंडेशन फॉर मल्टी स्टेक होल्डर एक्शन जारी किए गए। ऑनलाइन गलत सूचना के बारे में बात की जाए तो गलत सूचना वो होती है जिसमें झूठा या भ्रामक कंटेंट और जिसे बिना किसी नुकसान के इरादे से साझा किया जाता है, हालांकि यह हानिकारक हो सकता है। धोखा देने या आर्थिक या राजनीतिक रूप से लाभ प्राप्त करने के इरादे से फैलाई गई झूठी या भ्रामक सूचना जिससे जनता को नुकसान पहुंचता है और उसे दुष्प्रचार कहा जाता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के तीव्र और व्यापक प्रसार ने समस्या को बढ़ा दिया और इससे सही जानकारी प्रदान या प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो गया। विश्व की लगभग आधी आबादी के पास इंटरनेट की सुविधा और इस वजह से जानकारी का सृजन, उनका आदान प्रदान और उसका प्रसार बहुत तेजी से होता है। ऑनलाइन गलत सूचना से संभावित नकारात्मक प्रभाव के बारे में बात की जाए तो इसमें आता है अपारदर्शी एल्गोरिथम, जो कि एक बहुत अधिक सूचनाओं को उत्पन्न करती है और ये नस्लवाद, भेदभाव, महिलाओं से द्वेष जैसी कई पूर्वाग्रहों को मजबूत करता है। लोकतंत्र के लिए खतरे के संदर्भ में देखा जाए तो यह गलत सूचना मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में गुमराह करके चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है। इसमें सार्वजनिक संस्थानों और मीडिया पर लोगों को विश्वास कम हो जाता है। सतत विकास लक्ष्यों में हासिल करने में कठिनाई होती है, जिसमें ऑनलाइन गलत सूचना का प्रसार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मौजूदा चुनौतियों को बढ़ा सकता है, जैसे कि उदाहरण के लिए गलत सूचना और संचालित दुष्प्रचार अभियान ग्रीन वॉशिंग जैसी गतिविधियों के माध्यम से जलवायु संबंधी कार्यवाही में बाधा बन सकते हैं। ग्रीन वॉशिंग के अंतर्गत कंपनियां अपनी अधिकांश गतिविधियों को पर्यावरण के अनुकूल दिखाने का प्रयास करती हैं और इसी प्रकार कोविड-19 वैक्सीन के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही झूठी जानकारी में इस टीके से प्रजनन अक्षमता संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने, कैंसर की दर में वृद्धि होने और संभावित ऑटो इम्यून बीमारियों के होने के दावे शामिल होते हैं। भ्रामक सूचना के प्रसार के लिए उत्तरदायी कारकों के बारे में बात की जाए तो पहला तो आता है कि स्पष्ट और सरल संदेश का होना, कि ऐसे संदेशों पर लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं और उन्हें बिना कुछ सोचे समझे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। विश्वसनीय स्रोत होना, कि ऐसे संदेश में भरोसेमंद स्रोतों और जान पहचान वाले चैनलों से प्रसारित होते हैं और इस कारण इन्हें तुरंत शेयर कर दिया जाता है। पुष्टि से संबंधित पूर्वाग्रह होना, कि इसमें लोग उन संदेशों को प्राथमिकता देते हैं जो उनकी मौजूदा आस्था या विश्वास से जुड़े हों। भावनात्मक प्रतिध्वनि होना, कि भावनाओं को उकसाने वाले संदेशों के प्रसारित होने की बहुत अधिक संभावना होती है। सूचना की कमी होती है, जिसमें सटीक सूचना का अभाव भ्रामक सूचना के अधिक प्रसार के कारण बन जाता है। तो इसके अंतर्गत आपके सूचना के प्रसार के कुछ उत्तरदायी कारक होते हैं, वो आते हैं। अब आता है ऑनलाइन गलत सूचना से निपटने के लिए कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि तीव्र डिजिटल प्लेटफॉर्म का होना, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म की अभूतपूर्व गति इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी यानी कि सूचना की सत्यता के समक्ष गंभीर खतरा पैदा करती है। रीडर्स की सुदूर अवस्थिति होती है, जहाँ पर जांचकर्ता अर्थात जो अक्सर रीडर्स से अलग थलग होते हैं और इसमें रीडर सूचना में किए गए किसी भी सुधार या सूचना को रद्द किए जाने से अनजान रह सकते हैं। डेटा इनक्रिप्शन तकनीक, जो कि व्हाट्सएप जैसे इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म गलत सूचना की निगरानी और उस पर प्रतिक्रिया करना मुश्किल बनाते हैं। मीडिया के बारे में कम समझ और संवेद्यता, जो कि वृद्धजन ऑनलाइन गलत सूचना के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जैसे कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में युवा व्यक्तियों की तुलना में झूठी खबरें साझा करने की संभावना 3 से 4 गुना अधिक होती है। रोचक कंटेंट में, कि यह सरल और मनोरंजक मीम, ट्वीट और मल्टीमीडिया संदेश सभी दर्शकों के लिए आसानी से स्वीकार करने योग्य होते हैं और इसमें वे लोग शामिल होते हैं जो कि बहुत अधिक टेक्स्ट वाले कंटेंट पसंद नहीं करते हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं ऑनलाइन गलत सूचना निपटने के लिए की गई पहलें, जैसे कि वैश्विक स्तर पर आती है कि सोशल मीडिया 4 पीस, जिसमें कि इस पहल को यूनेस्को ने शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य ऑनलाइन प्रसारित संभावित हानिकारक कंटेंट, विशेष रूप से हिंसा भड़काने वाली हेट स्पीच के प्रति समाज के लचीलेपन को मजबूत करता है। भारत में शुरू की गई पहले में, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में मध्यवर्तियों को किसी भी कानून के तहत निषिद्ध गैरकानूनी जानकारी को होस्ट करने, संग्रहित करने या प्रसारित करने से रोकता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008, जो कि इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से फर्जी खबरें फैलाने वालों को दंडित करने के लिए इस अधिनियम का उपयोग किया जाता है। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, जो कि फर्जी खबरों के निपटने के लिए प्रावधान किए गए। PIB फैक्ट चेक यूनिट, जो कि सरकारी नीतियों, पहलों और योजनाओं पर स्वतः संज्ञान शिकायतों के माध्यम से गलत सूचना से निपटने का कार्य दिया जाता है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें संयुक्त राष्ट्र के इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी के वैश्विक सिद्धांत के निम्नलिखित 5 सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन गलत सूचना से निपटना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मानवाधिकारों को बनाए रखना होता है।
कि सामाजिक विश्वास और लचीलापन, सकारात्मक प्रोत्साहन, लोगों का सशक्तिकरण, स्वतंत्र मुक्त बहुलवादी वित्तीय, पारदर्शी अनुसंधान इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है इसमें कि विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि भारत में जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के WSIS+20 फोरम उच्च स्तरीय कार्यक्रम 2024 में भाग लिया और यह फोरम जेनेवा और ट्यूनिस में आयोजित सम्मेलनों के परिणामस्वरूप कार्यान्वयन में हुई 20 वर्षों की प्रगति को रेखांकित करता है। WSIS के बारे में कि इसका फोरम ITU, यूनेस्को, UNDP और UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और इस फोरम की जो मेजबानी है वह ITU और स्विस परिसंघ करते हैं। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर समावेशी अप्रोच के माध्यम से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के द्वारा प्रकट किए गए मुद्दों को दूर करने के लिए बहुहितधारक मंच उपलब्ध कराना है और इसका लक्ष्य सूचना की सार्वभौमिक पहुंच, इसका उपयोग साझा करने के लिए जन केंद्रित, समावेशी और विकासोन्मुख सूचना समाज का निर्माण करना है। अब आती हैं संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में। पहले बात करते हैं नए आपराधिक कानून जो कि 1 जुलाई से लागू हुए हैं, उनके संदर्भ में आपकी पहली संक्षिप्त सुर्खी आती है। इसमें कौन कौन से कानून आए हुए हैं, तो अब देखते हैं कि इसमें 3 नए कानून को संसद में 2023 में पारित किया गया। पहला तो आता है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 का क्लॉज 2 जो अभी लागू नहीं किया गया है, यह धारा हिट एंड रन के मामले के दंड से संबंधित है। नए आपराधिक कानूनों के महत्व के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आता है सुधारात्मक न्याय, जो कि कुछ मामलों में कारावास की बजाय सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया जाता है। न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण, जो कि भारतीय दंड संहिता इसमें पुरानी हो चुकी है, जो कि आपराधिक न्यायशास्त्र के वर्तमान मानदंडों को प्रतिबिंबित नहीं करती है। बिना बाधा की सूचना का आदान प्रदान, जिसमें जांच और न्यायिक कार्यवाही में शामिल पक्षों के बीच समन्वय और सहयोग के सुधार के लिए डिजाइन किया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब नए कानून और हटाए गए कानूनों और उनके प्रावधानों के बारे में बात कर लेते हैं कि नए कानून जैसे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में आपका ये आता है नया कानून, और जो हटाया गया कानून है भारतीय दंड संहिता 1860, जिसमें छोटे मोटे अपराधों के लिए दंड के स्वरूप को पहली बार सामुदायिक सेवा कराने का प्रावधान किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए किसी लोक सेवक द्वारा उसके कर्तव्यों के निष्पादन को बाधित करने के लिए आत्महत्या का प्रयास करना है। 18 वर्ष से कम आयु की किसी भी लड़की के साथ लैंगिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा और ऐसा संबंध उसकी सहमति से ही क्यों ना बनाया गया हो, और आतंकवादी कृत्य को एक अलग अपराध के रूप में परिभाषित किया गया। अब नेक्स्ट आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि आपका नया कानून है और पुराना था। इसके अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसमें विचाराधीन कैदियों की हिरासत के संदर्भ में था कि मृत्युदंड व आजीवन कारावास की सजा वाले कई लंबित आरोपों को छोड़कर यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान किसी अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। और हस्ताक्षर उंगलियों की छाप और फिंगरप्रिंट के बारे में कि यह कानून फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर, हैंडराइटिंग, उंगलियों की छाप और आवाज के नमूने एकत्र करने की अनुमति प्रदान करता है, चाहे वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो अथवा नहीं। अब आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में। ये आपका नया आया है और पुराना जो है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था कि इसमें साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकारता, और इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होता है। और मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें जांच के दौरान किसी तथ्य के संबंध में गवाहों तथा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान शामिल हो। इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी गई किसी भी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है दूरसंचार अधिनियम 2023 के बारे में कि इसमें विविध प्रावधान लागू होते हैं। इसका उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं, दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार, संचालन से संबंधित कानून और संशोधन करना है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम समावेशन, सुरक्षा, विकास और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित होता है। वर्तमान में दूरसंचार क्षेत्र को प्रौद्योगिकियों में उच्च तकनीकी की प्रगति हुई है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 को निरस्त करते हुए दूरसंचार अधिनियम 2023 बनाया गया। दूरसंचार अधिनियम 2023 की मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में बात की जाए तो यह दूरसंचार स्पेक्ट्रम उपयोगकर्ता जैसी विविध शब्दावलियों को परिभाषित करता है, जिसमें अनिश्चितताएं कम होती हैं और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क में संशोधन किए जाएंगे। दूरसंचार अवसंरचना कंपनियों को राइट ऑफ वे प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही राइट ऑफ वे प्रदान करने में सभी प्रकार के विशेषज्ञों को समाप्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार दूरसंचार सेवाओं, नेटवर्क सुरक्षा, वितरण और सुरक्षा, दूरसंचार उपकरणों की बिक्री के मानकों और नियमों के अनुसार होने वाले किसी भी मूल्यांकन को अधिसूचित कर सकती है।
अब आता है इसके महत्व के बारे में भी देख लेते हैं कि यह दूरसंचार सेवाओं में सुरक्षा और गुणवत्ता में वृद्धि होगी, उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा। अब आता है डाकघर अधिनियम 2023 के लागू होने के संदर्भ में कि इसके पारित होने के बाद भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त कर दिया गया। इसमें 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत नजर डाली जाए तो यह डाक सेवाओं में महानिदेशक को भारतीय डाक इंडिया पोस्ट का प्रमुख नियुक्ति किया जाएगा। डाक सेवाओं के महानिदेशक के पास सेवाओं के बदले शुल्क लगाने, डाक टिकटों की आपूर्ति और बिक्री जैसे मामलों पर नियम बनाने आदि से संबंधित शक्तियां हैं। डाक द्वारा भेजे जा रहे संदिग्ध पार्सल को रोकने की शक्तियां हैं कि इसमें केंद्र सरकार कुछ निर्धारित आधारों पर भारतीय डाक के माध्यम से भेजे जा रहे किसी पार्सल को जब्त कर सकती है और जिन आधारों पर पार्सल जब्त किया जाएगा उसमें देश की सुरक्षा, राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, आपातकाल और लोक सुरक्षा शामिल होती है। जवाबदेही से उन्मुक्ति के संदर्भ में देखा जाए तो डाकघर अपने द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए जवाबदेही नहीं होगा। हालांकि कुछ निर्धारित प्रावधान प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मामले में डाक विभाग को जवाबदेह बनाया गया और इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के अपराध या दंड का प्रावधान नहीं होता है। अधिनियम के महत्व को देखा जाए तो यह नागरिक केंद्र सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं, सरकारी योजनाओं के लाभों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक सरल विधायी फ्रेमवर्क तैयार करता है और यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डाक भेजने की प्रक्रिया में सहजता को बढ़ावा भी देता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि भारत में ब्रिटिश काल के दौरान डाक व्यवस्था के बारे में बात की जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी में 1727 में अपना पहला डाकघर खाला खोला था और लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय डाकघरों को राष्ट्रीय महत्व के एक अलग संगठन के रूप में मान्यता दी। और आज कोलकाता में जिस जगह पर जनरल पोस्ट ऑफिस है वहाँ पहले फोर्ट विलियम था। अब आता है कि 18वीं लोकसभा में 74 महिला सांसदों के बारे में कि 18वीं लोकसभा में 74 महिला सांसद महिलाएं यानी कि 13.6% प्रतिनिधित्व संसद सदस्य के रूप में चुनी गई हैं। 17वीं लोकसभा के लिए 78 महिलाएं जो कि 14.4% प्रतिनिधित्व संसद सदस्य के रूप में चुनी गई थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो 18वीं लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में थोड़ी गिरावट देखी गई है। 18वीं लोकसभा में चुनाव में 797 महिला उम्मीदवारों में 9.7% जो थी वह जीत दर्ज की, जबकि 17वीं लोकसभा में 726 महिला उम्मीदवारों ने 10.74% जीत दर्ज की। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पहले लोकसभा में 5% था, जो बढ़कर 7वीं लोकसभा में उच्चतर स्तर पर 14.4% हो गया। वर्तमान में महिला सदस्य राज्यसभा सदस्यों में 14.5% है। वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वह 26.9% है। महिलाओं प्रतिनिधित्व के महत्व के बारे में बात की जाए तो महिला संसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पुरुष संसद सदस्यों की तुलना में आर्थिक संकेतकों का बेहतर प्रदर्शन करती है और भारत की कुल आबादी लगभग 50% हिस्सा महिलाओं का है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी का विधायी प्रतिनिधित्व महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए बेहद जरूरी होता है। महिलाओं के विधायी प्रतिनिधित्व के समक्ष चुनौतियां जैसे कि सामाजिक पूर्वाग्रह, पुरुष प्रधान राजनीतिक संरचनाएं, पारिवारिक दायित्व के आदि चुनौतियां आती हैं। संरचनात्मक बाधाएं जैसे कि चुनावी प्रक्रिया काफ़ी महंगी होना, इसमें काफ़ी अधिक समय लगता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कुछ उठाए गए कदमों के बारे में, जैसे कि पहला आता है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 जो कि 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आया हुआ था, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं में 1/3 सीटें आरक्षित की गई। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के टारगेट को हासिल कर 5.5 करने का संकल्प लिया गया। इसमें राजनीति और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्व तथा प्रभावी भागीदारी का आह्वान किया गया। सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी नए विज्ञापनों के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि वैध सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट के बिना टेलीविजन, प्रिंट मीडिया या इंटरनेट पर किसी भी विज्ञापन का प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और विज्ञापन करवाने वाले विज्ञापन एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित SDC को निम्नलिखित पोर्टल पर जमा करना होगा। टेलीविजन और रेडियो को प्रसारित किए जाने के विज्ञापनों के लिए ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर और प्रिंट मीडिया और डिजिटल इंटरनेट पर प्रसारित करने के लिए विज्ञापनों के लिए भारतीय प्रेस पोर्टल पर इसके होंगे। भारतीय प्रेस परिषद के बारे में जो किया है, एक प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत स्थापित एक वैधानिक और अर्ध न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है और इसकी भूमिका यह भारत के समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के लिए मानकों को बनाए रखता है और समय पर उनमें सुधार करता है ताकि प्रेस की स्वतंत्रता बनी रहे। परिषद की संरचना में एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होता है और परंपरा के अनुसार PCI का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। इसमें अध्यक्ष को निम्नलिखित MS से मिलकर बनी एक समिति नामित कर दिया जाता है कि राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, परिषद के 28 सदस्यों द्वारा उन्हीं में से चुना गया एक व्यक्ति होता है।
एसडीसी में प्रमाणित किया जाएगा कि जैसे कि विज्ञापन में भ्रामक दावे नहीं किए गए हों, विज्ञापन में निम्नलिखित जुड़े बिनामी दिशा निर्देश का पालन किया गया हो, जैसे कि केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994, भारतीय प्रेस परिषद की पत्रकारिता आरक्षण मानक इसके अंतर्गत आते हैं। इस कदम के इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है, उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है, नियम और कानूनों को बेहतर तरीके से लागू करना इसके अंतर्गत आता है। तो ये आपके प्रमुख भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे वो आपके कंप्लीट हुए। अब आपका नेक्स्ट डे यानी कि नेक्स्ट क्लास में आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड टॉपिक को कवर किया जाएगा। इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी PDF भी मिलेगी और साथ ही साथ हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं उन सभी की PDF आपको वहां पर अवेलेबल होगी। धन्यवाद।